इलाहाबाद का एक पुराना कॉलेज, जहाँ के गलियारों में नए पुराने ख्वाबों की हलचल थी। आरव, कॉलेज का सबसे होशियार छात्र, जो हमेशा किताबों में उलझा रहता था, उसे बाहर की दुनिया से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, बस यही आरव का रूटीन था। और दूसरी तरफ सिया थी, जो हर महफिल की जान थी। वो बेहद खुशमिजाज थी। उन दोनों की मुलाकात एक इत्तेफाक थी। एक दिन लाइब्रेरी में एक किताब को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई। ये किताब मुझे चाहिए, सिया ने कहा। लेकिन मैंने पहले ली थी। आरव ने पलटकर जवाब दिया। तो क्या हुआ, तुमने ली थी तो क्या तुम्हें लेडीज फर्स्ट के बारे में नहीं पता? इस हिसाब से ये किताब मुझे मिलनी चाहिए, सिया बोली। अरे मैं इन सब फालतू की बातों में नहीं मानता। वैसे तो तुम लड़कियां इक्वलिटी पर बहुत लेक्चर देती हो, और जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा हो वहां तुम लड़कियां लेडीज फर्स्ट करती हो। और मैं ऐसे ही कॉलेज में लेडीज फर्स्ट करता रहा तो हो चुकी मेरी पढ़ाई। ये सुन सिया थोड़ी झेप गई, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों की बहस इतनी लंबी हो गई कि आखिरकार लाइब्रेरियन को बीच में आकर फैसला करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर दोनों को ही यही किताब चाहिए तो आप दोनों को किताब शेयर करनी होगी। धीरे धीरे इसी बहाने दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे यह बातचीत दोस्ती में बदल गई। अब दोनों ज्यादा वक्त एक साथ बिताने लगे थे। इसी तरह समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। आरव पढ़ाई में तेज था और सिया को हर चीज में दिलचस्पी थी। वो पढ़ाई में तो तेज थी ही, लेकिन वह कविताएं भी लिखती थी, जिसे पढ़कर आरव उसे चिढ़ाता रहता। लेकिन सिया को उसका चिढ़ाना बुरा नहीं लगता था और वो उसकी हर बात को मस्ती में उड़ा देती। उसे आरव के आसपास रहना अच्छा लगता था। एक दिन कॉलेज में होने वाले काव्य संगीत कार्यक्रम में सिया ने अपना नाम लिखवाया था। इसके लिए उसने आरव को अपनी कविता सुनाई। एक कतरा चाहत का, एक एहसास अधूरा था। तू पास था मेरे, पर फासला जरूर था। जब सिया ने कविता सुना के आरव की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन आरव उस सवाल को समझ नहीं पाया, या समझते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। वो कॉलेज के आखिरी दिनों में सिया को एक बड़ी खबर मिली। उसे एक नामी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई थी। उसे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना था। उसने ये खबर सबसे पहले आरव को बताई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी थी। क्या तुम खुश नहीं हो आरव? सिया ने पूछा। आरव ने जबरन मुस्कुराकर कहा, मैं बहुत खुश हूँ सिया। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। कॉलेज से आने के बाद उस दिन आरव को लगा शायद यह आखिरी बार था जब मैंने उसे इतने पास से देखा। शायद मैं उससे कभी ना मिल पाऊं। सिया के जाने के दिन आरव उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक नहीं गया। वह चाहता था कि वह चली जाए, लेकिन उसे पता भी न चले कि उसके पीछे कोई अधूरी मोहब्बत रह गई है। आरव के पास कई मौके आए सिया को अपनी मोहब्बत के बारे में बताने के, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं कर पाया। उसे लगता था कि मैं सिया का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताऊं और उसकी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूं, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ सिया को लगता था कि उसने कई बार आरव को अपनी कविताओं के जरिए अपनी भावनाओं को बताने की कोशिश की है। शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, नहीं तो कोई तो रिस्पॉन्स करता मुझे। ऐसे ही सोचते सोचते साल बीतते गए। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। सिया भी विदेश में अपने सपनों को पूरा करने में जुट गई, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 10 साल बाद कॉलेज के एक पुराने दोस्त के घर में दोनों फिर मिले। आरव सिया को देखकर हैरान हो गया। सिया अब एक जानी मानी लेखक बन चुकी थी और आरव अपनी नौकरी में व्यस्त था। जब उनकी नजरें मिलीं, तो दोनों के बीच पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। कैसे हो आरव? सिया ने पूछा। बस जिंदगी चल रही है। तुम कैसी हो सिया? अच्छी हूँ आरव,
लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अधूरा सा लगता है। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम इंडिया में ही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? यहाँ तुम्हारे दोस्त है, रिश्तेदार है, तुम अकेला फील नहीं करोगी? आरव की बात सुन सिया ने कहा, नहीं आरव, अब मैं वहाँ सेटल्ड हूँ, यहाँ किसके लिए हूँ। शादी के बाद जब सिया वापस जाने लगी तो सिया ने आरव को अपनी एक किताब दी जिसका नाम था अनकही मोहब्बत, और बोली, आरव मेरी किताब जरूर पढ़ना, मैं कल वापस जा रही हूँ, तुम आओगे एयरपोर्ट मुझे छोड़ने। ना जाने क्यों इस बार आरव सिया को मना नहीं कर पाया और बोला, मैं जरूर आऊँगा सिया। घर जाकर आरव ने जब किताब के आखिरी पन्ने पढ़े तो उसकी आंखें नम हो गईं। एक कतरा चाहत का, एक एहसास अधूरा था। तू पास था मेरे, पर फासला जरूर था। वो समझ गया कि ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं थी, यह उनकी कहानी थी, एक अधूरी कहानी, लेकिन कभी न खत्म होने वाली मोहब्बत। उससे ऐसा लगने लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, सिया भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है, और हम दोनों एक दूसरे को बताने से इसलिए डरते रहे कि कहीं मोहब्बत के चक्कर में एक दूसरे की दोस्ती ही ना खो बैठे। अगले दिन सिया वापस जाने वाली थी और अब आरव ने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए इस बार मैं अपनी मोहब्बत को वापस नहीं जाने दूंगा। एक दूसरे को ना बताने के चक्कर में हम दोनों ने अपनी जिंदगी के कीमती 10 साल बर्बाद कर दिए। ये सोच आरव एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट पहुंचने पर उसने देखा कि सिया जा रही थी। उसने फौरन सिया को रोका और कहा, सिया तुम वापस क्यों जा रही हो? सिया ये सवाल सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, आरव ये कैसा सवाल है? तुम्हें पता है मैं काम से आई थी, अब वापस तो जाना है ना। नहीं सिया अब नहीं, अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। तुमने और मैंने अपने अनमोल 10 साल खो दिए सिर्फ एक दूसरे के इंतजार में, एक अनजाने डर से कि कहीं अपनी मोहब्बत का इजहार करने से हम अपनी दोस्ती भी ना खो बैठे। पर अब बस, मैं अब अपनी ज़िंदगी में ठहराव चाहता हूँ सिया, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सिया आरव की ये बातें सुन पिघल गई और बोली, आरव कितनी देर कर दी तुमने ये सब कहने में, मैं कॉलेज से ही तुम्हें मोहब्बत करती थी। कितनी बार मैंने कोशिश की तुम्हें बताने की अपनी कविताओं के जरिए, लेकिन तुम समझे ही नहीं आरव, या समझकर भी अनजान बनने की कोशिश करते रहे, क्योंकि जब भी मैं अपनी कविता के जरिए तुम्हें बताने की कोशिश करती तुम मेरी भावनाओं का मजाक बनाते थे। ये देख मुझे लगने लगा कि शायद मोहब्बत सिर्फ मेरी तरफ से ही है, तुम्हारी तरफ से सिर्फ दोस्ती है, क्योंकि कोशिश सिर्फ मेरी तरफ से हुई है, तुम्हारी तरफ से नहीं। लेकिन आरव अब देर हो गई है, बहुत देर, मैं जा रही हूँ आरव, वहाँ अब मेरा परिवार है जो मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी शादी हो गई है आरव, 6 महीने पहले मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया था आरव, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सिया जा रही थी और वो वही खड़ा था, शायद आखिरी बार अपनी अधूरी मोहब्बत को जाते हुए देख रहा था, जो अब कभी पूरी नहीं हो सकती थी। दोस्तों, अगर दिल में किसी के लिए भी कोई बात हो तो अपनी फीलिंग्स उससे ज़रूर शेयर कर लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दूसरी तरफ से इनकार हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ से ये पछतावा नहीं होगा कि अब बहुत देर हो गई है। दोस्तों, एक गीत की वो 2 पंक्तियां जो सबने सुनी होगी, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये कहानी प्रेम, त्याग और समय के बहाव में खोई एक अधूरी मोहब्बत की है। एक ऐसी मोहब्बत जो कभी लफ्ज़ों में ढल नहीं सकी, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रही। ये कहानी थी आरव और सिया की, जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी किस्मत ने उन्हें बार बार मिलाने की कोशिश की थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। सूरज की किरणों के साथ गांव के खेतों में उसकी बूंदें मोती की तरह चमकती थीं। गांव के बाहर बहती नदी और उसके किनारे की हरियाली हर किसी का मन मोह लेती थी। गांव के इसी सौंदर्य के बीच बसा था एक छोटा सा परिवार, रामलाल,
उनकी पत्नी सुगना और उनकी बेटी गौरी। रामलाल गांव के प्रधान थे, जिनकी इज्जत पूरे गांव में थी। उनकी बेटी गौरी सुंदरता और सरलता की मिसाल थी। उसकी कजरारी आंखें और मीठी मुस्कान पूरे गांव के दिलों में बसी हुई थी। गौरी बचपन से ही बहुत चंचल थी। वो अपने दोस्त सूरज के साथ खूब खेलती। सूरज से उसकी गहरी दोस्ती थी। सूरज किसान परिवार से था, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह शहर जाकर कुछ बनने का सपना देखता था। समय बीता और गौरी और सूरज बड़े हो गए। बचपन की दोस्ती अब एक अनकहे प्रेम में बदल गई थी। सूरज जब भी गौरी के पास आता, उसकी आंखों में सपनों की चमक होती, और गौरी भी सूरज के आते ही खुशी से भर जाती। लेकिन गांव की परंपराओं में प्रेम को खुलकर स्वीकार करना आसान नहीं था। एक दिन सूरज ने गौरी से कहा, गौरी, मैं शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बहुत कामयाब होना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? गौरी की आंखें छलक उठी। सूरज, मैं दिल से हमेशा तुम्हें पसंद करती थी, पर मैं तुम्हारे कहने भर का इंतजार कर रही थी। अब तुम्हारा सपना भी मेरा सपना है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी सूरज, पर तुम शहर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे सूरज? नहीं गौरी, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरा बचपन का प्यार हो, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो ताकि मैं कामयाब होके तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। कुछ दिनों बाद सूरज शहर चला गया और गौरी हर रोज मंदिर में उसके सफल होने की प्रार्थना करने लगी। उसके लिए डाकिया सूरज की चिट्ठी के रूप में एक उम्मीद लेकर आता। हर चिट्ठी उसके दिल को खुशी से भर देती, और वो दुगनी उम्मीद से सूरज के आने का इंतजार करती। एक दिन गौरी घर पर नहीं थी और डाकिया ने चिट्ठी गौरी के पिता रामलाल को दे दी। रामलाल इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वो सोचने लगे, मैं अगर सीधे गौरी को समझाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि गौरी मेरी बात ना माने, इसलिए मुझे ही कुछ सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इधर सूरज भी शहर में संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह गौरी से किए गए अपने वादे को कभी नहीं भूला। उसने कई बार गौरी को खत लिखे, लेकिन उसके खत कभी गौरी तक नहीं पहुँचे। रामलाल ने जानबूझकर उन खतों को रोक लिया। उन्होंने डाकिया को पैसे देकर ये बोल दिया कि कुछ भी हो, जो भी खत आए वो मेरे घर में किसी को ना देके सीधा मेरे पास पहुंचने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गौरी समाज और मेरे खिलाफ जाकर यह रिश्ता निभाए, क्योंकि मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। इधर गौरी को लगा कि सूरज उसे भूल चुका है, क्योंकि कई महीनों से उसके पास सूरज का कोई खत नहीं आया था। मौका देखकर रामलाल ने गौरी को शादी के लिए मना लिया। उसने अपने पिता की इच्छा के आगे झुकते हुए गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के से विवाह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह से वो शादी के लिए अपने पापा को मना करे, क्योंकि उसे लगता था कि सूरज उसे भूल गया है, क्योंकि पिछले कई महीनों से सूरज का कोई खत नहीं आया था और न ही वो गांव आया था। गौरी की शादी हो गई, लेकिन उधर सूरज को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो अभी भी गौरी को खत लिखता रहा। इसी तरह 5 साल बीत गए। अब सूरज एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। ये खुशखबरी देने और गौरी के पिता से उसका हाथ मांगने वो सीधे मिठाई लेकर गौरी के घर पहुंचा, अपनी बड़ी सी गाड़ी में। उसे पूरा यकीन था कि गौरी के पिता अब इस शादी के लिए मना नहीं कर पाएंगे। अंदर जाकर जब उसे गौरी की शादी की खबर मिली तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। जब वो घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसे गौरी अपने पति के साथ घर आती दिखाई दी। जब गौरी ने उसे देखा तो वो भी सूरज से पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों सूरज ने उसे धोखा दिया,
लेकिन वह समाज के डर से कुछ न कह सकी और बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। और इधर सूरज भी बिना कुछ कहे अपने टूटे दिल के साथ अपने घर वापस लौट गया। अब उसका गांव में मन नहीं लग रहा था और वो जल्दी ही शहर आ गया। कुछ और सालों बाद गौरी के पिता गुजर चुके थे। एक दिन जब गौरी अपनी माँ से मिलने घर पहुंची, तब वो अपने पिता के कमरे में बैठी थी। तभी माँ ने किसी वजह से गौरी के पिता की अलमारी खोली। तभी गौरी की नज़र अलमारी में पड़े कई खतों पर पड़ी। उसने वो सारे खत उठा लिए और पढ़ने लगी। वो सारे खत सूरज के थे। वो बहुत हैरान थी कि अगर ये सारे खत सूरज ने उसे लिखे हैं तो वो आज तक उसे मिले क्यों नहीं। उसे एहसास हुआ कि सूरज ने कभी उसे नहीं भुलाया था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम्हारी शादी सूरज से हो, इसलिए उन्होंने सूरज के खत तुम्हारे तक पहुँचने नहीं दिए। बेटा, अपने पापा के बारे में मन में कोई गिला मत रखना। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में तुम्हें बहुत खुशियां मिले, इसलिए तुम्हारे पापा ने सूरज से तुम्हें दूर कर दिया। गौरी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गई, लेकिन अब क्या हो सकता था। गौरी को अपने से ज्यादा सूरज के बारे में सोचकर दुख हुआ था। उसे ये दुख था कि उसने तो अपनी जिंदगी जी ली, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, एक तरह से उसने एक मुकम्मल जिंदगी जी। लेकिन सूरज ने कभी शादी नहीं की थी। उसे अक्सर गांव वालों से सूरज के बारे में पता चलता रहता था। गौरी सूरज से माफी मांगना चाहती थी कि उसने सूरज का इंतजार नहीं किया था। उसने कैसे सोच लिया कि सूरज उसे धोखा दे सकता है। एक बार कोशिश तो करनी चाहिए थी उसे सूरज से बात करने की। गौरी को लगा कि उसकी वजह से सूरज की जिंदगी बर्बाद हो गई। सूरज का प्रेम तो अमर था, जिसे वह अपनी आत्मा में लिए हुए इस दुनिया से विदा हो गया। जब गौरी को सूरज के जाने की बात पता चली तो वो और टूट गई और गौरी मंदिर में आखिरी बार गई और कहा, शायद ये जन्म हमारा नहीं था सूरज, लेकिन अगला जन्म जरूर हमारा ही होगा। कहकर गौरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।